हाँ भाई जहरीलो, क्या हालचाल। एक बार फिर आ गए अपन बायोटेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक के अंदर लास्ट के अंदर बातें कर ली थी कल कि किस तरीके से पीसीआर से डीएनए को एम्पलीफाई किया जा सकता है। उसी के आगे हम टॉपिक आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किस तरीके से अपन होस्ट के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं, प्लांट में, बैक्टीरिया की सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। इन तीनों चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना कैसे रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमने चार अभी तक बातें कर ली थी इससे पहले कि हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप हमने बात करी थी डीएनए को आइसोलेट करना, कर लिया था। फ्रेगमेंटेशन कर लिया था। एजाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करके डीएनए डिजायर्ड जीन सेपरेट कर लिया। डिजायर्ड जीन को पीसीआर से एम्पलीफाई कर लिया। अभी पांचवा स्टेप जो आज हमारा है वो है डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ना और आरडीएनए का फॉर्मेशन करना और उसके बाद इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। आज हम बात करेंगे लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ताकि हम क्या बना सकें, वेक्टर से हम बना सकें आरडीएनए। जैसे डिजायर्ड जीन को लाइगेट करना है, सिंपल। ये हमारा सोर्स डीएनए है। इसको मान लेते हैं हमने कट किया इको आर फर्स्ट। ये इको आर फर्स्ट से जैसे हमने कट किया तो ये हमें डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया। और बेटा, डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड जीन को हमने जब आर से कट किया तो इससे हमें मिलते हैं इको आर फर्स्ट से कट करने पर स्टिकी एंड्स। यहाँ पे स्टिकी एंड मिल गए। ये हम यूज कर रहे हैं वेक्टर। मान लेते हैं इस वेक्टर के अंदर यहाँ साइट है इको आर फर्स्ट की। तो जिस सोर्स डीएनए को जिस आर से हमने कट किया था, जिससे हमने डिजायर्ड जीन ऑब्टेन किया है, सेम आर से हम वेक्टर को कट करेंगे। सेम आरी से कट करेंगे, उसके अंदर वो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ताकि यहाँ पे भी क्या बन सके बेटा, स्टिकी एंड्स। और ये जो स्टिकी एंड बने हैं, इन स्टिकी एंड के अंदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज हम हमारे डिजायर्ड जीन जोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर जैसे हमने कंटेनर दिखाया है कि ये मीडियम है। इस मीडियम के अंदर हमने क्या डाले हैं, वेक्टर डाले हैं। ये जो दिखा रखे हैं बेटा, ये एरो है, ये कट वेक्टर, ये वाले, ये कट वेक्टर बोले तो बहुत सारे इसके अंदर कट वेक्टर प्रेजेंट है। मतलब बहुत सारे वेक्टर हमने यूज किए थे, उसमें से जहां साइट थी वहां से उनको कट लग गया होगा। यहाँ इस मीडियम के अंदर बहुत सारे वेक्टर मौजूद हैं जो कि अपनी साइट से आर ने उसको कट कर दिया। इसी के अंदर हमने हमारे जीन ऑफ इंसर्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रखे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग डायग्राम के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये एआई मिस्टेक कर देती है बेटा। जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बेटा। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रेड कलर में हमने शो कर रखा है वो है, और जो ग्रीन कलर के अंदर हमने यहाँ दिखा रखा है, आप इसे मान के चले डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम, कहने का मतलब मीडियम के अंदर बहुत सारे वेक्टर यूज करेंगे, उसको आर से कट करेंगे तो कट वेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसमें रेड कलर के अंदर हमने हमारे बहुत सारे डिजायर्ड जीन की कॉपी डाल दी है और इसी के अंदर डीएनए लाइगेज के बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दिए हैं ताकि वो जुड़ जाए। अब यहाँ पर आपका एक काम होगा। एक चीज पहले ही बात करी थी कि सेम आरई से कट क्यों करते हैं, कि जिस आरई से हम डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करते हैं उसी आरई से हम वेक्टर को कट करते हैं ताकि स्टिकी एंड्स बन सके। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको उसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आप इसको डिटेल में खुद ट्राई करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। चलिएगा, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लें किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। चले बेटा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर यूज कर रहे हैं बेटा, वो ये वेक्टर है। ये वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो है प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड हमने यहाँ पे बनाया। चलिएगा, थोड़ा डायग्राम और बड़ा बना देता हूँ, कोशिश करना बेटा समझने की कि सेम आर से क्यों यूज करते हैं। बाकी आपको पता है स्टिकी एंड बनते हैं, बट थोड़ा सा बना के भी देखिएगा आप लोग। मैं आइडिया दे देता हूँ कैसे बनाना है। ये बेटा वेक्टर मान लेते हैं अपना PBR 322 है। PBR 322 बेटा, PBR 322 के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं हमारे पास है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस प्रोसेस को समझा था, या नाम को रटा था कि किस तरीके से रट सकते हैं हम। रटा ही मारा बेटा, आपने ट्रिक बताई थी मैंने। ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये अपने पास क्या है,
दो सिलेक्टेबल मार्कर जीन। यहाँ पे हमने बात करी थी क्ले फर्स्ट, क्ले फर्स्ट हमने बात करी थी। यहाँ पे है हिंद सेकंड, यहाँ हमने बात करी थी इको R1, इको R1 की साइट थी। यहाँ पर एम्पिसिलिन के अंदर दो साइट थी, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट। यहाँ पर ROP रिप्रेशर ऑफ प्राइमर बताया था, और इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट थी PVU सेकंड की थी, और यहाँ बेटे ORI साइट। इसके अंदर जो हमने बनाया है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो एक तो थी यहाँ पे बेटा साल फर्स्ट की, यहाँ थी बाम H1 की। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है बेटा, पूरा जो यहाँ से लेकर ये जो बाउंड्री हमने बनाई है, जैसे यहाँ से लेकर अगर हम देखें इसको रेड कलर से मैं थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, कोशिश करिएगा समझने की। ये जो है इतना जीन जो है, ये डीएनए का सीक्वेंस जो है बेटा, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसी के अंदर साइट है हमारे पास है बाम H1 की। बाम H1 की साइट, अगर सीक्वेंस बाम H1 का आपको पता है, GGATCC याद करवाया था, बामण जाए गंगा पाप करके। तो इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री CCTAGG, ये सीक्वेंस है बेटा। और ये जो पूरी साइट है जहरीलो, वो है बाम H फर्स्ट की, बाम H1 की, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। और भी इसका सीक्वेंस होता है, टोटल जो जीन बनना है, सीक्वेंस जो बना है बेटा, वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बना है। अब अगर हम इसे कट करना चाहेंगे तो बेटा आज जो हम डिजायर्ड जीन लेके आए हैं उस पर डिपेंड करेगा, कि मान लेते हैं कि ये है बेटा हमारा डिजायर्ड जीन, सोर्स डीएनए है। इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन मान लेता हूं मैं यहां से लेकर यहां तक का है, ये डीएनए का सीक्वेंस जो है हमारे डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है। अब डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ मौजूद हो रेस्ट्रिक्शन साइट बाम H1 की, ये होना जरूरी है। अगर बेटा ये 5 डैश है, ये 3 डैश, तो यहाँ जो सीक्वेंस है बेटे वो है GGATCC, उसका कॉम्प्लीमेंट्री GGATCC, ये 3 डैश है। इस साइड में भी सेम सीक्वेंस होगा, ये 3 डैश है तो बेटा ये 5 डैश है, तो 5 डैश है तो यहाँ पर सीक्वेंस होगा GGATCC, कॉम्प्लीमेंट्री GGATCC। ये दोनों तरफ क्या होगी, इसकी साइट होगी बेटा बाम H1 की, इधर भी होगी और इधर भी होगी, ये सोर्स डीएनए। अब क्या करेंगे, इसको हम आर से कट करेंगे। अब सोर्स डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए हमने इसको आर से कट किया। कौन से आर से कट करेंगे, बाम H1 से। जैसे ही बाम H1 से कट करेंगे वो स्टिकी एंड बनाता है, जी और जी के बीच में से कट लगाएगा, डीएनए के दोनों स्टैंड को कट करता है। ये लो भी कट कर दिया। डायग्राम आप नोटबुक के अंदर और अच्छा बना सकते हो, मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस के अंदर अपने आया नहीं है बेटा, समझ जाना आप लोग। जी जी के बीच में से कट लगाएगा। जैसे ही जहरीलो जी जी के बीच में से इसने कट लगाया, तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा। इसके अंदर ये तो हमारा डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है, यहाँ इतना मान लेते हैं ये कट हो गया, ये जी है, जी से कट हुआ, ये आगे का सीक्वेंस यहाँ सी है, ये बेटा सी है, ये टी है। दोबारा सही से कर देते हैं, सी सी, ये टी है, ये ए है, और ये जी है। इतना पार्ट तो, ये ग्रीन वाला जो पार्ट जो यहाँ से हमने आरी से कट किया है, ये तो बेटा ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा, इधर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली टूट जाएगा, ये सेगमेंट सेपरेट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये वाला पार्ट। इसी तरीके से इस साइड में बेटा, इस साइड के अंदर क्या बचा, यहाँ पे भी जी बचा, और ये डीएनए का यहाँ पर सी सी टी ए जी, ऐसा हुआ। अब बेटा ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है।
ये देखो बाम H1 ने कट कर दिया, बाम H1 ने इसको भी इधर से कट किया था, ये कट किया, इतना पार्ट हटा दिया, इतना पार्ट हटा दिया, तो ये बच गया बेटा हमारा डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस। तो ये है हमारा डिजायर्ड जीन। और बेटा ये जो एंड बने हैं, ये जो आपके सामने जो एंड आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो एंड है, इन्हीं को आप कहते हो स्टिकी एंड और ओवरहैंग। क्या है? ओवरहैंग। ये कौन सा एंड था? 5 डैश, तो ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये ओवरहैंग और स्टिकी एंड। बोले तो एक्सपोज्ड है इतना पार्ट CTAG। इधर भी, इधर देखेंगे तो CTAG, ये वाला पार्ट क्या है? एक्सपोज्ड पार्ट। क्लियर है? तो ये बन गया डिजायर्ड जीन। अब इसी सेम आरे से हम वेक्टर को कट कर रहे हैं, ताकि क्या हो, G और A के बीच में से यहाँ कट लगाएगा, और इसको भी G और A के बीच में से यहाँ पर कट लगाएगा, तो वेक्टर DNA ओपन हो जाएगा। जैसे ही बेटे वेक्टर DNA ओपन हुआ, जैसे ही वेक्टर DNA हमारा ओपन हुआ, तो कंडीशन कैसी बनेगी? चलो, अगर आप हम इसको ओपन करेंगे तो मैं शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, अब आगे का काम आपका होगा। वेक्टर सेम आर से कट करेंगे और डिजायर्ड जीन को जोड़ देंगे। समझ जाइएगा। ये मान लेते हैं DNA कट हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे था बेटा जी, बेटा जी, ठीक है, ये पार्ट कट हो गया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। जी जी था, ए था, टी था, सी सी था, इतना पार्ट। ये दूसरा स्टैंड भी इसका कट हुआ। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, थोड़ा ध्यान से बढ़ा। तो जैसे ही यहाँ से कट हुआ, तो ऊपर वाला स्टैंड हमने सेपरेट कर दिया। अब इधर से भी कट होगा, तो ये वाला पार्ट जी था, ये सेपरेट हुआ, तो यहाँ पर इसका स्टिकी एंड, ये तो सी था ही था इधर, फिर सी, टी, ए और जी। तो इस तरीके से ये यहाँ से कट हो गया। तो बेटा ये देखो, यहाँ पे भी अब डायरेक्ट आ गया काम, जहरीलो आपका है। ये देखो, ये ओवरहैंग, ये ओवरहैंग, इधर भी दोनों तरीके के ओवरहैंग बन चुके हैं। बेटा ये साइड के एंड और ये साइड के एंड, इन दोनों के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और इस डिजायर्ड जीन यहाँ पे हम क्या कर देंगे? फिट, और विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। बस, अब आ गया काम आपका है, और DNA लाइगेज की मदद से यहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि डिजायर्ड जीन हो सकता है ना जुड़े, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हो जाए जुड़ जाए तो रिकॉम्बिनेंट है। कि जैसे ही हमने कट किया है, तो वेक्टर DNA कट हो गए। वेक्टर एक नहीं लिया है, बहुत सारे बेटा, बहुत सारे, सभी के सभी वेक्टर यहाँ से कट हो गए, बाम H1 यूज किया है। तो दो पॉसिबिलिटी है, उसी के अंदर डिजायर्ड जीन पड़ा है, उसी में लाइगेज है। तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो वापस ये सेल्फ लाइगेट कर जाए, जैसा था वैसा का वैसा वापस ये बन जाए, तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, क्या कहलाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA। एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ जाए, बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट। ज्यादा चांसेस किसके है बोलो? सेल्फ लाइगेशन के, कि सेल्फ लाइगेट हो जाए और कैसा बने? नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA बने, सेल्फ लाइगेशन हो जाए, सेल्फ लाइगेशन हो जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ गया बेटा, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA। इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं। शायद एक बार पहले हमने बात करी थी कि सेम आर से कट क्यों करते हैं, आपके सामने क्लियर है बेटा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज समझ में आ गई, सेम आर से हम कट क्यों करेंगे। बताइए बेटा, अगर यहाँ पर डिजायर्ड जीन हमने इंसर्ट कर दिया, जैसे ही हमारा डिजायर्ड जीन यहाँ पर बेटा जुड़ गया, इस जगह पर हमारा डिजायर जीन आके हमने बाइंड कर दिया, डिजायर जीन जुड़ गया, तो बताइएगा क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का सीक्वेंस वही है कि कुछ चेंज हो गया? बोलो बोलो। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि बीच में कौन आ गया? डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस। बताओ, क्या अब ये RDNA जो बना है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी रहेगी कि खत्म हो जाएगी? बोलो, क्या हो जाएगी? खत्म। इसको हम क्या नाम देते हैं? आगे पढ़ेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हम इनको नाम देते हैं। बोले तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जैसे ही यहाँ पर इको आर फर्स्ट की जगह ये डिजायर्ड जीन जोड़ दिया, मान लो यहाँ पर, या PBR 322 के अंदर हमने बाम H1 की जगह डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया, तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जो जीन था बेटा, ये पूरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। इस पूरे जीन का सीक्वेंस ही बदल गया बेटा, बीच में दूसरा डिजायर्ड जीन आ चुका है, तो जीन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो गया, इसको हम कहते हैं बेटा, एक टर्म यूज करते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आगे पढ़ेंगे, लिखवाऊंगा मैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोले तो किसी भी डिजायर्ड जीन के इंसर्शन की वजह से किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन
के इनएक्टिवेशन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं निवेशन निष्क्रियण। क्या बोलते हैं? निवेशन निष्क्रियण। मतलब डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया, उस वजह से इंसर्ट करना मतलब निवेश करना, उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की प्रॉपर्टी खत्म होगी, इसको निष्क्रियण बोलते हैं। तो निवेशन निष्क्रियण या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हम इसको नाम देते हैं। शायद इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब बेटा, अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए या डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करना है। तो बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए मेथड है इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का मतलब है वेक्टर की मदद से, जैसे अभी हमने वेक्टर यूज किया, उसके साथ डिजायर्ड जीन जोड़ा, अब इस वेक्टर को हमें क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। विदाउट वेक्टर डायरेक्ट जीन भेज दे तो डायरेक्ट मेथड है। ज्यादा अच्छी इनडायरेक्ट मेथड है, ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जीन डायरेक्ट सेल के अंदर भेजेंगे, जरूरी नहीं है कि वहां पे जाके वो रेप्लिकेट कर पाए, होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ पाए, कोई जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा सक्सेसफुल है डायरेक्ट की तुलना में। हम पहले इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे। पहली है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया, जीन ट्रांसफर इन प्लांट, जीन ट्रांसफर इन एनिमल। डायरेक्ट मेथड में हम देखेंगे माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक गन मेथड, केमिकल मीडिएटेड और लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें से पहले 3 मेथड देखते हैं जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। बेटा, बैक्टीरिया की सेल के अंदर अगर हम जीन ट्रांसफर करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास मेथड है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बेटा, ये हमने एक बैक्टीरिया की सेल ली है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। तो बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करना है, मतलब आरडीएनए भेजना है। हमारे पास डायग्राम हमने केवल और केवल आरडीएनए का बनाया है, बाकी जो कंटेनर यूज कर रहे थे उसमें बहुत सारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है और रिकॉम्बिनेंट भी, दोनों टाइप के डीएनए वहां पर मौजूद है। क्लियर बेटा? अब इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे टेस्ट ट्यूब हमने दिखा रखी है, यहाँ पे बैक्टीरिया की एक सेल हमने शो कर रखी है। अब इसके अंदर एंट्री करवानी है आरडीएनए की। आरडीएनए डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा, एक तो ये पॉलीमर है, छोटा नहीं है बेटा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है। दूसरा, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ऐसा होता है हाइड्रोफिलिक, इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मेम्ब्रेन की ओवरऑल प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की वजह से, तो डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो आरडीएनए यूज कर रहे हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो यूज कर रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया की सेल में एंटर कर जाए, उसके लिए पहले हम उस बैक्टीरिया को जिस कंटेनर में हम यूज कर रहे हैं वहां पर बेटा हम यूज करते हैं, जैसे अगर ये कंटेनर मीडियम है, यहाँ पे अगर हमने बैक्टीरिया यूज किए हैं, ये बैक्टीरिया है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन हमने ये बनाई। अब इसको ट्रीट करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से बोले तो एक तरीके का डाइवेलेंट या बाईवेलेंट कैटायन है। इससे हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम। और इससे फायदा क्या होगा? एक तो ये न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज है। साथ में ही डीएनए पे चार्ज कैसा है बोलो? डीएनए पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है और वो कैल्शियम के साथ, कैल्शियम में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और ये इजीली इसको सेल वॉल के साथ एडहेयर करने में, चिपकाने में, सेल वॉल के पास लाने में मदद करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बाइवेलेंट से हम ट्रीट कर रहे हैं ताकि एक तो मेम्ब्रेन के चार्ज को कुछ न्यूट्रलाइज किया जा सके, साथ में ही ये डीएनए को सेल के नजदीक ले आता है, सेल के नजदीक ले आता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सेल वॉल के नजदीक ले आएगा। अब सेल वॉल के नजदीक अगर ये आ जाएगा तो चांसेस बनेंगे कि ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर जीन ट्रांसफर हो जाए। तो बेटा, ये ट्रीटमेंट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट अपने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करने के बाद जो सेल बनती है बेटा, उस सेल को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्पिटेंट सेल। बोले तो बाईवेलेंट से ट्रीट करने के बाद अब इस सेल की बोले तो एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज टू अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए, या बोले तो आरडीएनए। हमने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करके इसकी फॉरेन डीएनए को अपटेक करने की एफिशिएंसी को हमने बढ़ा दिया है। बोले तो इस सेल को हमने कॉम्पिटेंट सेल बना दिया है कि ये अब कॉम्पिटेंट है, उस डीएनए को ले सकती है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्पिटेंट सेल। क्या है कॉम्पिटेंट सेल? बाईवैलेंट से ट्रीट करते हैं जिससे कि आरडीएनए के अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए हम, एक तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट से इसको ट्रीट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट किया, बट इसके साथ साथ बेटा
सेल वॉल है, सेल वॉल में तो बड़े बड़े पोर होते हैं, बट फिर भी इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा एक एंजाइम से, लाइसोजाइम से। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है, बट यहाँ लाइसोजाइम यूज करेंगे एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन पर। लो कॉन्सेंट्रेशन जो लाइसोजाइम की यूज करेंगे तो ये कर देगा बेटा ड्रिलिंग ऑफ सेल वॉल, ड्रिल कर देगा सेल वॉल के अंदर, ड्रिलिंग ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर पोर कर देगा। लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है बेटा, हाई यूज करेंगे तो सेल वॉल पूरी तोड़ देगा, तो सेल वॉल के अंदर ड्रिल हो जाएंगे, छेद कर देगा। साथ में कैल्शियम जो है बैक्टीरिया की सेल के पास इस डीएनए को लेके आएगा, तो इस सेल को हमने बना दिया कॉम्पिटेंट सेल। एक तो किससे, लाइसोजाइम से, और एक साथ में कैल्शियम बाइवेलेंट से ट्रीट कर दिया। ये बाइवेलेंट मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कैल्शियम यूज किया इसलिए कैल्शियम हम लिख रहे हैं। कॉम्पिटेंट कैसे बनाया, लाइसोजाइम का तो यूज किया ताकि सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर किए जा सके। लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है बेटा, हाई पे सेल वॉल टूट जाएगी। और कैल्शियम यूज किया ताकि नेगेटिवली चार्ज डीएनए कहाँ पे आ जाए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के पास। साथ में बेटा, साथ में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो कॉम्पिटेंट सेल हमने बनाई है इससे क्या हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। डीएनए ने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और डीएनए को सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के पास ले आया। साथ में ही बोले तो ये कैल्शियम जो है बेटा इंक्रीज परमेबिलिटी, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू अपटेक फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को देने के लिए उसकी परमेबिलिटी बढ़ा देगा। तो फंक्शन लिख लेना आप, कैल्शियम कार्बन, अपने कैल्शियम, सॉरी बार बार कार्बोनेट आ रहा है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड जो बाइवेलेंट यूज कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और उस डीएनए जो लॉन्ग पॉलीमर है उसको सेल के पास रखेगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव है। साथ में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को भी ये इंक्रीज कर देता है, तो इसी सेल को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। सेल को कॉम्पिटेंट बना दिया। अब जहरीलो इसको हम देंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या देंगे, हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में आइस 42 डिग्री आइस पे ट्रांसफर करते हैं। बोले हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बेटा, एक नहीं है बहुत सारे, बहुत सारे आरडीएनए, बहुत सारे नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम केवल आरडीएनए लेके चल रहे हैं। पहले इसको हम आइस पे ग्रो करवा रहे हैं। अब जैसे ही आइस पे कुछ समय तक ये पड़ा था, आइस के ऊपर बैक्टीरिया ने अपने आप को एडजस्ट कर रखा है, एडेप्ट कर रखा है अपने आप को। अब क्या करेंगे, सडन ट्रांसफर करेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बोले तो गुनगुने पानी पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे 42 डिग्री पे। जैसे ही उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, सेल वॉल में हमने पोर कर रखे थे, तो क्या होगा, जैसे ही इन्वायरमेंट, सडन ट्रांसफर करेंगे बेटा, धीरे धीरे नहीं जाएंगे, एकदम से ट्रांसफर करेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएंगे, पोर क्रिएट हो जाएंगे, ट्रांजिएंट पोर बन जाएंगे। बोले तो जो मेम्ब्रेन है बेटा, हीट शॉक की वजह से मेम्ब्रेन में ट्रांजिएंट पोर हो जाएंगे, ट्रांजिएंट पोर, ट्रांजिएंट पोर, टेम्पररी पोर हो जाएंगे बेटा। और जैसे ही टेम्पररी पोर हो जाएंगे तो डीएनए, आरडीएनए के सेल के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 42 डिग्री पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना, बहुत कम समय तक रखना है। अगर ज्यादा, अगर ट्रांजिएंट पोर बन गए तो साइटोप्लाज्म लीक होने की वजह से सेल की डेथ हो सकती है। अब इमीडिएट जस्ट मान लेते हैं कि 1-2 मिनट के लिए हमने काम किया है, फिर सडन ट्रांसफर करेंगे 0 डिग्री के ऊपर, तो क्या होगा, वापिस वो अपनी इनिशियल स्टेज पे आएगा और अपनी मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्या कर लेगा, सील कर लेगा। मतलब आरडीएनए सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया होगा। चांस फैक्टर है, नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करो, बाद में सिलेक्शन करेंगे हम कैसे हुआ है कि नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे चांस फैक्टर है, बैक्टीरिया सेल बहुत सारी है, आरडीएनए बहुत सारे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बहुत सारे हैं। इनमें से जैसे ही हमने हिट शॉक दिया, जैसे ही आइस से 42 पे गया, मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांजिएंट पोर हो गए। क्यों बेटा, सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, कोई बताएगा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं आ जाए तो इतना याद रखना, हीट शॉक दे रहे हैं, आइस से वाटर, वाटर से आइस, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती है। अगर हाई टेम्परेचर करेंगे, हाई टेम्परेचर करेंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बेटा मेम्ब्रेन पिघल सकती है, तो फ्लूइडिटी बढ़ती है, तो उसको मैनेज करने के लिए सेल क्या करती है अपने अंदर, याद करिए 11th क्लास की सेल बायोलॉजी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बढ़ा देती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो स्ट्रेट चेन है, जिनके बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, स्ट्रेट चेन होती है, जिनकी पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए, इसलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड को वो बढ़ा देगी ताकि कॉम्पैक्ट पैकिंग हो, फ्लूइडिटी वापस मेंटेन हो, जो बढ़ गई थी वो कम हो जाए और नॉर्मल रहे। या अगर कोल्ड इन्वायरमेंट होगा तो उस केस में क्या होता है कि खतरा क्या रहता है कि मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीज ना हो जाए, उसके लिए फ्लूइडिटी को वापस मेंटेन करना है, तो उस कंडीशन में अनसैचुरेटेड बढ़ा देता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से जो टेल होती है हाइड्रो अपने फॉस्फोलिपिड की, उसमें किंक होता है, बैंड होता है, ताकि वो दूर दूर रहे, पैकिंग इतनी ज्यादा टाइट नहीं होती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा दूर रहता है।
इसीलिए यही हीट शॉक दे रहे हैं बेटा। पहले कोल्ड पे था तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड ज़्यादा थे, मैनेज था। कुछ समय तक हमने फिक्स कर रखा था। अब हमने सडन ट्रांसफर किया, धीरे-धीरे नहीं किया, धीरे-धीरे करते तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता वो। अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर लेता। हमने एकदम से 42 पे रखा है, बैक्टीरिया पागल हो जाएगा कि भाई कहाँ बर्फ थी, तो चलते ही हाई गर्मी आ गई। इतनी भयंकर गर्मी कहाँ से आई एकदम से? बोले मैनेज करने के लिए मेम्ब्रेन में ट्रांजिट कोर हो जाएगा, डीएनए एंटर कर जाएगा। डीएनए कोई सा भी एंटर कर सकता है। हमने यहाँ पे जो डीएनए भेजा है बेटा, वो भेजा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये सेल कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। ये मेथड है बेटा बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करने की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी लेक्चर और ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए केवल और केवल अभी तक मैं यहीं रुक रहा हूँ। इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा किस तरीके से हम प्लांट में भेजते हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद और आने वाला है, टी डीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशंस के बारे में। तो जानने के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।